Okay. So what are the factors on which the upthrust used to depend on? So the सर very yes, Sydney. सर आई हैव अ प्रॉब्लम सर जो बॉयंसी होता है तो वो रिलेटेड होता है कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा मतलब बॉयंसी का रिलेशन होता है सिंकिंग या फ्लोटिंग से Yes. देखो buoyancy determine or buoyant force determines that whether any object is going to sink or whether the object is going to float. Say as for example, if you take a pebble and throw it in water and you will observe that it will sink down. तुम अगर एक pebble लो और उसको पानी में फेंको तो वो नीचे की तरफ डूब जाता है. तो देखो जब वो नीचे की तरफ डूबता है, so at that very time the water is exerting a pressure on it. वहां पे वो पानी उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी buoyant force वहां पर एक्सर्ट हो रहा है. But that buoyant force is not so enough to hold that stone over there. So what happens? The stone gets deeper and deeper in the water. But instead of that pebble, if you throw a piece of thermocol, एक छोटा सा थर्मोकॉल का टुकड़ा लो और उसको पानी में फेंक दो. तो जैसे तुम उसको पानी में फेंकोगी, you will observe that the object is floating over there. So at that time also it is experiencing the buoyant force. Now what happens that the buoyant force is enough to hold that object over there. So we can say this thing that buoyant force is the factor which determines or which makes us understand the condition of floating or sinking down in water. अगर किसी भी तरह के लिक्विड में या पानी में ही किसी भी चीज को डुबाना है या उसको तैराना है, यानी जो रिलेशन टू फ्लोटेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है buoyant फोर्स के ऊपर. अगर buoyant फोर्स इनफ होगा, यानी buoyant फोर्स इतना होगा कि वो उसको होल्ड कर सकता है, देन इट विल बी स्टेबल ओवर देयर. वहां पर वो स्टेबल रहेगा, उसके ऊपर वो तैरेगा. लेकिन अगर buoyant फोर्स वहां पर उसको होल्ड नहीं कर सकता है, देन व्हाट विल हैपन दैट द बॉडी विल सिंक डाउन. तब वो वहां पर ऑब्जेक्ट डूब जाएगा. इज इट क्लियर? यस or यस no? सर Yes, okay. Yes, anything else कहीं पे सर और? तो एट्थ क्लास में जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़े थे तो वो बॉयंसी के इक्वली है रिलेटिव डेंसिटी अच्छा ठीक है. अच्छा चलो ठीक है, समझो इसको. जब हम लोग फ्लोटेशन के लॉ को समझते हैं, तो हम लोगों को वहां पर दो अलग अलग फैक्टर्स को समझने की जरूरत होती है. एक हम लोग या एक तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेटिव डेंसिटी को लेकर, और एक तरफ हम डिस्कस करते हैं अपथ्रस्ट को लेकर. ठीक है. तो दोनों दोनों ही चीजें हमको डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करती हैं फॉर द फ्लोटेशन. जब भी हम लोग किसी भी तरह की चीज के फ्लोटेशन के बारे में बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, आई विल गो फॉर अ व्हाइट पेज विद दैट वन, इट विल बी मच इजी. 1 मिनट प्लीज. ओके. तो देखो, जब हम लोग फ्लोटेशन के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन को पढ़ते हैं, जब हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन को पढ़ते हैं, तो वहां पर दोनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं. यानी रिलेटिव डेंसिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और साथ ही साथ अपथ्रस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अब देखो, दोनों रिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे को रिलेट करेंगे. दे आर नॉट इक्वल और दे आर नॉट सेम, बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे. तो कैसे रिलेट करते हैं? तो इस चीज को समझने की जरूरत होती है. जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को कंपेयर करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से. वाटर से ही क्यों? क्योंकि बेसिकली फ्लोटेशन वाटर में ही देखा जाता है. वैसे किसी भी लिक्विड को लिया लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग फ्लोटेशन पानी में करते हैं. तो अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, समझो इस चीज को, किसी भी चीज की डेंसिटी अगर पानी से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फोर्स वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लगाएगा. और अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लगाता है, तब वो ऑब्जेक्ट वहां पर सिंक कर जाएगा, वो डूब जाएगा.
लेकिन वहीं पर अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, यहां पर ये वाला जो सिचुएशन लिए थे, यहां पे लिए थे डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन टू डेंसिटी ऑफ वाटर, देन इट विल एक्सर्ट मोर फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं जहां पर की डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देन इट विल अप्लाई लेस डाउनवर्ड फोर्स। वो नीचे की तरफ कम फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ का जो फोर्स होगा वो कम होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, दिस विल काउज अ कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। ये यहां पे फ्लोटेशन का कंडीशन कर देगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इस चीज को समझो, डेंसिटी के साथ साथ मास भी रिलेट करेगा, डेंसिटी के साथ मास रिलेट करेगा। अगर हम बोलते हैं डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां पर मास भी ज्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, और अगर हम बोलते हैं डेंसिटी कम है तब ऑब्वियसली मास वहां पर कम होगा पर यूनिट वॉल्यूम में। और मास रिलेट करता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि वेट असल में फोर्स है, और फोर्स का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे यहां पर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वेट, और जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स, जितना ज्यादा डाउनवर्ड फोर्स ऑब्जेक्ट का सिंक होने का चांसेस भी उतना ज्यादा है। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस थिंग व्हाट आई एम टेलिंग? यस सर। यस, एंड इन द अपोजिट वे अगर हम दूसरी तरफ से देखते हैं, सो इफ द मास इज लेस, if the mass is less, then what we will observe, that the weight will also less, and if weight is less, then the downward force will be also less, and if downward force will be less, then the object will float over there। ठीक है, अब समझते हैं इस अपथ्रस्ट के बेसिस पर। अपथ्रस्ट क्या है? ऊपर लगने वाला फोर्स, ऊपर लगने वाला फोर्स। अभी अभी हम देखो यहाँ पर डाउन थ्रस्ट के बारे में बात बता रहे थे, नीचे लगने वाला फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नीचे लगने वाला फोर्स बड़ा होगा ऊपर लगने वाले फोर्स से, अप थ्रस्ट से अगर बड़ा हो जाए डाउन थ्रस्ट, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो तो वहां पे सिंक कर जाएगा, वो वहां पे सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर अप थ्रस्ट जो है वो डाउन थ्रस्ट से बड़ा हो जाए, अगर वो डाउन थ्रस्ट से बड़ा हो जाए तब वहां पर क्या हो जाएगा, वो फ्लोटिंग हो जाएगा। तो अप थ्रस्ट और रिलेटिव डेंसिटी रिलेटेड है, they are correlated together to explain the law of flotation, but even though they are not same, वो सेम नहीं है वहां पर। आर यू गेटिंग दिस थिंग? क्लियर है? यस सर। ओके, इज देयर एनी अदर डाउट टिल हियर? एनीवन? If there is any problem, you can ask anything. No? Okay. So then let's move to that topic which we were doing. So the factors affecting the upthrust. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपथ्रस्ट को डिटरमाइन करते हैं या अपथ्रस्ट के ऊपर काम करता है? तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है व्हाट इज अपथ्रस्ट, वी नो अबाउट दैट थिंग। So the upthrust is the force which is exerted by any kind of fluid in the upward direction on the object which has been immersed in a particular in that particular liquid. Okay, so what would be the factors on which this upthrust is depending on? The very first factor which we will see, that is the volume of the body submerged in the liquid. Okay, तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमको समर्ज करना है उसके वॉल्यूम के बेसिस पर डिटरमाइन होगा कि कितना अपथ्रस्ट वो बॉडी एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ये चीज समझने की जरूरत है। सो व्हाट वी यूज टू व्हाट एक्चुअली दिस मीन्स दैट when any object been submerged in a liquid in a particular container, so suppose there is a container and it has been filled with particular liquid, then if we are putting any object in it, if we put any kind of object in this one, suppose this was the object and you had taken this and you have submerged it over here, यहाँ पे तुमने इसको submerge कर दिया, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा,
इस ऑब्जेक्ट का जितना भी वॉल्यूम होगा, that volume will give us, that volume will make us understand that how much upthrust that body is going to experience. वो कितना upthrust यहां पर experience करने वाला है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जितने बड़े वॉल्यूम को सबमर्ज करेंगे उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा. इस चीज को समझने की जरूरत है. फिर से बता रहे हैं, हम जितने जितने बड़े ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करेंगे उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा, और जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसी के इक्वल का बॉइंट फोर्स अप्लाई होता है. Please remember this thing. The amount of liquid displaced by a submerged body is equals to the upthrust experienced by the body. You can write it in your in somewhere in the book or somewhere with the help of pencil. That it will make you remember this thing, that when you submerge any object in a liquid, then the amount of liquid displaced by the submerged portion of that in that liquid, that would be equals to the buoyant force experienced by the body. That is a very important rule, and with this rule only we will be able to understand this thing. तो यही चीज हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे. देखो ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये जो लास्ट में लाइन जो हम दिए हुए हैं यहाँ पर कि upthrust is equals to weight of the liquid displaced, this we are going to prove how we will get for this thing. Okay, so that is the thing which you need to remember. So very first point which we had just now understood, that is the volume of the body submerged will Sir, determine please pardon that again. that statement. That statement. Yes, sir. Okay, once again, let's see. The amount of buoyant force experienced by a body, the amount of buoyant force experienced by a body is equals to, is equals to, is equals to the amount of liquid displaced by the amount of liquid displaced by the submerged portion of the body in the liquid, submerged portion of the body in the liquid. Is it okay? Yes, sir. ओके चलो हम फिर से एक बार उसको एक्सप्लेन कर देते हैं. फिर से हम एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो. जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो वो जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, जिस भी अमाउंट का लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, वो उसके बराबर का बॉइंट फोर्स या उसके बराबर का अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस करेगा उस लिक्विड में. So this is a very important thing which you need to remember. Okay, so that was the first point. Now let's see to the next one. That is the what determines the upthrust. So the second point which we will see, that is the density of the liquid. The density of the liquid also determines the buoyant force. तो जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं लिक्विड के अंदर, तो उस लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो भी डिटरमाइन करती है कि कितना अपथ्रस्ट अप्लाई होने वाला है. So why this is or how this is, let's understand for that one also. See, if you had taken two different kinds of liquid, तुम दो अलग-अलग liquid लिए हो. Say as for example, one you had taken any edible oil, कोई भी edible oil ले लिए. Say as for example mustard oil, a very common oil which you can have at your home also. So in one container you had taken mustard oil. Just a minute, I will just draw this one. Okay, so suppose this is mustard oil over here. Okay, and in another container you had taken water. Okay, so suppose in this container you are having water. Now it's very obvious, you know about this thing, that the density of oil will be greater than to the density of water. Now, what does this shows? This shows that the arrangement of the particles or the particles which are present in the oil are more closer than to the molecules of water.
If you see, the molecules of water would be little bit far away than to the particles which are present in oil. That's why we say that the oil's density is greater than to the density of water. So if the particles are arranged little farther away, then it will be easier to make them move. फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझो। अगर किसी लिक्विड का पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर है, तो उनको डिसलोकेट करना, उनको हटाना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है फ्रॉम दैट लिक्विड इन विच द पार्टिकल्स आर मोर क्लोजर टू ईच अदर। तो अगर हम लोग ऑयल के पार्टिकल्स देखते हैं तो ये काफी नजदीक है, तो इनको डिसलोकेट करने में हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई लगाना पड़ेगा देन कंपेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। So why this is? This is because the arrangement of the particles only, and that will give the rise to the upthrust. यही चीज upthrust को वहां पर जनरेट करेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं upthrust applied by the water molecules, it will be quite less than the upthrust applied by the oil molecules because of again their arrangement, उनके arrangement के कारण ऐसा हो रहा है। Are you all getting this thing? Is it clear to everyone? Have you all understood this particular concept? Because this density is a very important thing for understanding the upthrust. If you not understand this particular thing, then you will not be able to understand some other calculations also. Is it clear? Yes or no? Yes, students, no one is replying anything. Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. So now let's move to the next one. That is the mathematical proving of this particular statement that the magnitude of the upthrust is equals to the volume of the or the weight of the liquid which has been displaced by that particular object. Okay. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग ये particular concept करेंगे। तो ये देखो एक कंटेनर लिए हैं हम लोग, एक सिंपल सा कंटेनर लिए हैं और उस कंटेनर में हम लोगों ने पानी फिलअप कर दिया है और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स या एक सिलेंड्रिकल कंटेनर, इसको हम लोगों ने इसके अंदर डिप कर दिया है। ठीक है, तो इसको तुम लोग मार्क कर सकते हो, मार्क करके यहाँ पे तुम लोग इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हो। तो तुम लोगों को यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा कि बॉइंट फोर्स जो वहां पे लग रहा है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और कितना फोर्स का यहाँ पर कैलकुलेशन हो रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, तो ऊपर की तरफ एक सर्टेन अमाउंट का फोर्स अप्लाई हो रहा है और नीचे की तरफ एक सर्टेन अमाउंट का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका हम नाम कर देते हैं एज अ F1, and again force is equals to pressure into area because we know this thing that the pressure is equals to force upon area. So we can say this thing that force is equals to pressure into area. तो हम लोग यहाँ पे pressure into area कर देते हैं और प्रेशर यहाँ पे लिक्विड प्रेशर लग रहा है, लिक्विड प्रेशर को हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है and that we know that is H rho G over here. Okay, and the next one is the F2 which is acting at the base or at the very bottom. Now see students, it is not like that the force of the liquid is only exerted at the top or at only at the bottom. It has been exerted throughout the body. ये ऊपर से नीचे हर तरफ ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, बस हम लोग इसको इसके ऊपर वाले पॉइंट और इसके नीचे वाले पॉइंट को ही सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं ताकि हम थ्रू आउट द बॉडी प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो डोंट थिंक लाइक दिस that the force is only exerting at the top and at the bottom. It's not like that. It has been applied throughout the body. इसके पूरे के पूरे बॉडी में ही अप्लाई हो रही है और पूरे के पूरे बॉडी में जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसी का हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम लोगों ने F1 का कैलकुलेशन यहाँ पे देखा एंड इन द सेम वे यू कैन गो फॉर टू द F2 ऑल्सो, यानी यहाँ पे तुम F2 का भी कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हो। Now, as I said, that the total amount of force which is acting in the whole body that can be calculated as F2 minus F1.
बेस की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है और टॉप की तरफ कम फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई इट इज F2 minus F1. So when you will go for its calculation, जब तुम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकली स्टेटमेंट बनाए हैं हम यहाँ पे, से कि the buoyant force is equals to, by the subtraction of these two quantities, the A will be separated out, rho and G will be separated out, and this H2 into H1 will be there. So you can consider for this one that A into height of the object into density into acceleration due to gravity. Now, when you go for the solution of this area into height, you get the volume. You get the volume over here. Now, what does this volume is showing? What does this volume is representing over here? The volume is representing the volume of the liquid which has been displaced, or you can say that the volume of the object which has been submerged in the liquid. यानी कितना वो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सबमर्ज किया है उसका कितना वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम के बेसिस पर ही हम लोग अपना स्टडी कर रहे हैं. तो यहां पर वॉल्यूम क्या है? तो इस वॉल्यूम को तुम लोग दो तरह की चीजों को लिख सकते हो. फर्स्ट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ठीक है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम या फिर हम लोग बोल सकते हैं उस लिक्विड का वॉल्यूम जो कि डिस्प्लेस हुआ है. एक सिंपल सा चीज है, एक बहुत ही सिंपल सा चीज है जो कि तुम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज को इमर्ज करते हैं लिक्विड के अंदर, देन इट यूज टू डिस्प्लेस इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड एज पर टू इट्स ओन वॉल्यूम. वो अपने वॉल्यूम के बराबर के ही पानी को डिस्प्लेस करता है. हम लोग इस चीज को समझेंगे आगे जब हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, वहां पर भी इसी प्रिंसिपल को ही बताया गया है. बट यू नो अबाउट दिस थिंग इन फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास आल्सो. So whenever any object been immersed in a liquid, then it used to displace as per to amount of its own volume. Means वो liquid को उतना ही displace करता है जितना कि उसका खुद का वॉल्यूम है. एक सिंपल तरीके से और एक एग्जांपल से समझ लो. सपोज देयर इज अ बकेट ऑफ वाटर एंड यू पुट योर हैंड इनसाइड इट. So when you are putting your hand inside it, you are creating space for your hand only. So how much or how many molecules you will dislocate? You will dislocate as much as molecule which is equals to the volume of your own hand. तुम किसी भी कंटेनर में अपने हाथ को डालोगे तो वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करोगे जितना कि तुम्हारे अपने हाथ का वॉल्यूम होगा. ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को यहां पर समझने की जरूरत है. सो with this one you can come to understand this particular thing. इसी चीज से तुम यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट या एक सिंपल सा कंपोनेंट तुम इसको ले सकते हो कि the force of buoyancy is equals to volume into density into acceleration due to gravity. अब यहां पर हम लोग इसी चीज को वेट में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे वेट में कन्वर्ट करते हैं इस चीज को देखो. देखो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. So therefore mass is equals to density into volume. So when there is a product of density and volume, that can be considered to be as the mass. And over here we are having acceleration due to gravity, and we had already studied this in our previous class that the product of mass and acceleration due to gravity gives us the weight of the object. It gives us the weight of the object. So when we are studying the weight, then the weight had gone to the force of buoyancy. तो weight कहां चला गया? किसके बराबर हो गया? Force of buoyancy के. So are you getting this thing? Have you all understood this particular concept that how the buoyant force is equals to the weight of the liquid displaced by the body? Is it okay for everyone? I hope you all had understood. Yes, sir. If there is any doubt, you can ask. If there is any doubt, you can ask. Otherwise, you all just go through once about this thing and then we can discuss it again. Okay.
So it is a very important topic. It is a very, very important topic in this particular chapter. If you will miss this one, then there will be a problem for you all. Okay, so I don't want anyone to have any kind of doubt or any kind of problem regarding to this. Okay, so please be mindful for this particular thing. Okay, now let's see for the note which I had been provided over here, that the body of an average density greater than that of the liquid sink in it. हम लोग इस चीज के बारे में तभी बात कर रहे थे रिलेटिव डेंसिटी के लिए। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो होती है वो अगर ज्यादा हो जाए, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, जिस लिक्विड में हम लोग उसको उसको डिप करना है या जिस लिक्विड के अंदर उसको हम लोग को सबमर्ज करना है, देन व्हाट वी यूज टू ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट गेट्स सिंक डाउन ओवर देयर, वो वहां पर डूब जाता है। लेकिन अगर इसी का रिवर्स हम लोग लेते हैं, that the body's average density is equal or smaller than to the liquid, then it floats. So if the density of the object is less than or equals to the density of the liquid which we are using, then under that situation or under that condition, we will observe that the body will float over there. A little bit of this one we had discussed in class 8 also, where we had discussed that how the object can be sink down completely, how any object can sink down completely, how any object can be partially floating or wholly floating. That also we had discussed a little bit in our previous class. So this is partially floating. I will draw the liquid also, and this is wholly floating. So suppose, for example, liquid is present like this. Suppose the liquid is present like this. So over here it has been sink down completely. Over here it is partially sinking and partially floating, and over here that it is completely floating. So these are the conditions which we need to observe over here. So in this condition or in these conditions, you can see that the density will be determining, or density will be the key thing by which we can determine that whether the object is going to sink or whether the object is going to float. So again I'm asking, if there is any doubt till here, agar yahan tak kahin pe koi bhi doubt hai, you feel free to ask. Yes. सर अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप करेंगे तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लग रहा है वो बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा? मतलब नहीं समझे, फिर से एक बार बताना, क्या क्वेश्चन तुम्हारा नहीं समझ में आया। सर उस बॉडी पे जो लिक्विड के द्वारा फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स वो बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा? तुम किस फोर्स के बारे में बात कर रही हो, किसको तुम नेट फोर्स वहां पे बोलना चाह रही हो? मतलब सर जो फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट पे, जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है लिक्विड के थ्रू, यस सर, वो फोर्स किसके साथ तुम कंपेयर कर रही हो? बॉयंट फोर्स। देखो, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे समझो इसको, इस तरह से इसको समझो, फिर देखो कि तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, जब हम लोग इसको सबमर्ज करते हैं उस लिक्विड के अंदर, तो इसका एक खुद का वेट है, इसका एक खुद का वेट है जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन से निकल कर आएगा, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है। और जब इसको हम लोग इस लिक्विड में डिप किए हैं, तो इसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया, जिससे कि बॉयंट फोर्स वहां पर निकल कर आया। अब ये बॉयंट फोर्स का जो कैलकुलेशन हम लोग यहां पर कर रहे हैं, अगर ये बॉयंट फोर्स से कंपेयर करें इसका वेट, तो हम लोग वहां पर नेट फोर्स एक्टिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जब हम लोग नेट फोर्स के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन के लिए बात करते हैं। तो अगर मान लो कि वेट, देखो समझो इस चीज को, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे की तरफ लगती है और अपथ्रस्ट हमेशा ऊपर की तरफ लगाया जाता है लिक्विड के थ्रू। अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है अपथ्रस्ट के लगने से, तब उस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तब हम बोलेंगे नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी विच इज टेकिंग द बॉडी डीपर इन द लिक्विड, जो कि उस बॉडी को उस लिक्विड के अंदर डीप लेके चले गया। लेकिन
अगर दूसरे तरफ में हम लोग ये बोलते हैं कि weight which was acting in the downward direction is less than the upthrust of the body, then we will call the net force is the force acting in the upward direction which is balancing this weight to make it float over there. Okay, are you getting this thing? No, sir. नो अच्छा चलो ठीक है, फिर से एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज मान लो एक बोट है, सपोज देयर इज अ बोट, ओके, और उसका खुद का अपना एक वेट होगा, उसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, उसमें कुछ पैसेंजर्स हैं जो बैठे हुए हैं, और ये पानी में भी तैर रहा है। ठीक है, ये पानी में भी फिलहाल यहाँ पे तैर रहा है। तो यहाँ पर एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, बोट जो है वो एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है जो कि वेट ऑफ द बोट है, और इसके अगेंस्ट में एक अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बाय द वाटर। नाउ एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, अभी फिलहाल के कंडीशन पे अगर देखते हैं, then the weight which is acting in the downward direction is less than the buoyant force which is acting in the upward force or in the upward direction। ये अभी छोटा है, वेट जो है वेट छोटा है इस buoyant force से। तो यहां पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि the net force acting is the buoyant force, is the difference of the buoyant force and the weight of the object। बेसिकली अगर बोलेंगे तो सर net, यहाँ पे हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? यहाँ पे नेट फोर्स होगा द डिफरेंस ऑफ द buoyant force with the weight of the object। ओके, ये जो बोट जो वेट लगा रही है और buoyant force लगा रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। तो buoyant force minus the weight would be the net force acting। तो ये buoyant force ग्रेटर हो गया यहाँ पर, तो ये नेट फोर्स किधर की तरफ लग रही है? ऊपर की तरफ लग रही है। So because of that, what will happen? The object will float। But suppose for example, say as three more passengers has been introduced in this। So under that condition, what will happen? The weight in the downward direction will become greater than the buoyant force। ये जो वेट लग रहा है नीचे की तरफ, ये ज्यादा हो जाएगा इससे। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो समझो इस तरह से कि जो बोट का शेप एंड साइज है, वो तो फिक्स है, तो वो जब फिक्स है तो वो जितना वाटर डिस्प्लेस करना होगा वो तो सेम अमाउंट का ही वाटर डिस्प्लेस करेगा, वो तो ज्यादा या कम नहीं करेगा। वेट बढ़े या ना बढ़े वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो अब जब वो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है तो उससे जो buoyant फोर्स जनरेट हो रहा है वो कम है देन टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। Because of this, the net force which is going to act over here, that is going to be weight minus the buoyant force, and this is acting in the downward direction, so what will happen? The boat will sink down over there, the boat is going to sink down over there। are you all getting this thing? सर ये तो नॉर्मल लॉ ऑफ रोटेशन एक तरह से हो गया, तो इसमें नेट फोर्स का क्या काम है? देखो नेट फोर्स का काम अभी जैसे कि पूछी थी, जैसे कि विद्या ने पूछा था कि नेट फोर्स यहाँ पर कैसे किसको बोल सकते हैं, तो उस चीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं कि नेट फोर्स यहाँ पर कहां पर देख सकते हैं या किसको हम लोग नेट फोर्स के रूप में समझ सकते हैं। फ्लोटेशन को वो जनरेट कर रहा है या सिंकिंग कंडीशन को वो जनरेट कर रहा है, तो वो नेट फोर्स ही होता है जिसके बेसिस पर हम ये कंसीडर कर सकते हैं या जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कोई ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है या फिर वो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। ओके, आर यू गेटिंग दिस थिंग? Yes, sir. Yes, is it clear to everyone? Yes, all of you, are you getting this thing? No. Yes, sir.
Okay. So today's time is going to over. I will leave you all over here only. You all revise this thing. Okay, तुम लोग एक बार प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करो. और हम लोग अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रेगुलर क्लासेस करने का. ठीक है, तो हम कुछ रेगुलर क्लासेस करेंगे जिससे कि हम लोग इन डाउट्स को क्लियर आउट करेंगे. हम पहले ही बोले ये चैप्टर थोड़ा सा ट्विस्टेड होने वाला है, तो इसलिए हम थोड़ा सा रेगुलर क्लासेस देखने हैं. मोस्ट प्रोबेबली अगर होगा तो कल भी एक क्लास तुम लोगों का हम प्लॉट करेंगे और तब हम लोग इसको और डिस्कस कर सकते हैं. तो प्लीज यू ऑल गो थ्रू दीज थिंग्स. Wherever you have any doubt, any confusion, anything you want to clarify, you please stick it out so that we can discuss it in the class. Okay? Is it clear for everyone? ठीक है, कोई प्रॉब्लम Yes. नहीं है किसी को? तो प्लीज तुम लोग इसको एक बार ध्यान से देखो और जहां पर भी जो भी डाउट्स हो रही हैं उसको तुम लोग टिक आउट करके रखना. ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली कल भी एक क्लास हम प्लॉट करने वाले हैं, तब फिर हम लोग और डिस्कस करेंगे. यस अर्चित, डू यू वांट टू से समथिंग? No, sir. ओके देन.